नमस्कार साथियों, मैं सुनील शर्मा लिंथ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर हमारा एंडोक्राइन जो सिस्टम है उस पर आधारित है। यानी आज के टॉपिक में हम हॉर्मोन्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं और ये जो टॉपिक है वो एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए उपयोगी होगा। साथ ही साथ जो लोग एमपीएसआई या एसएससी या रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है। आगे चल करके मैं एमपीपीएससी 2021 मुख्य परीक्षा और जो मध्य प्रदेश वन सेवा परीक्षा है उसके लिए भी यहाँ पर लेक्चर लेकर आऊंगा। तो एक ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए। तो आज सबसे पहले चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इसे हम अंतःस्रावी तंत्र के रूप में भी जानते हैं। क्या कह रहे हैं हम इसको? अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम के रूप में इसको भी जानते हैं। तो आपने देखा होगा कि भाई जो मानव शरीर होता है उनमें दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो बड़ी तीव्र गति के साथ संपन्न होती हैं, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो बड़ी धीमी गति से संपन्न होती हैं। तो इन दोनों प्रकार की जो क्रियाएं हैं, जो एक्शंस होते हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर में दो विशेष सिस्टम है। एक सिस्टम जो तीव्र गति से होने वाली जो क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करता है, उसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। जैसा अगर हम उदाहरण के रूप में देखें, आपने अपनी लाइफ में कई बार ऐसा एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर हमारा पैर कभी जलते हुए कोयले पर पड़ता है तो हमारा शरीर तुरंत प्रतिक्रिया उस समय करता है। ऐसा नहीं है कि वो इंतजार करे, उस समय तुरंत हमारा जो बॉडी होती है, ब्रेन से हमारी बॉडी को सिग्नल मिलता है, हमारे पैर तक वो सिग्नल आएगा भाई, और तुरंत हम उसके अपने बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। तो ये सिग्नल कैसे आता है? नर्वस सिस्टम में जो नर्व सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनके माध्यम से आता है। तो ऐसी क्रियाएं जो बड़ी तीव्र गति से संपन्न होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? नर्वस सिस्टम का होता है। और जो क्रियाएं धीमी गति से संपन्न होती हैं जैसे कि पाचन है, अब ऐसा तो है नहीं कि पाचन 1-2 मिनट में हो जाए, 5 से 6 घंटे का टाइम इसमें लगता है। या फिर जो मानव शरीर की ग्रोथ के बारे में हम बात करें, वृद्धि है, तो वो वृद्धि भी कैसी होती है, इसमें भी एक लंबी प्रक्रिया होती है, काफी समय इसमें लगेगा। तो ऐसी क्रियाएं जो धीमी गति से संपन्न होती हैं उनको नियंत्रित करने के लिए जो सिस्टम हमारे शरीर में होता है, मनुष्य के शरीर में पाया जाता है, उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र। अब क्योंकि ये दोनों सिस्टम जो होते हैं मिलकर के क्या करते हैं, भूमिका अदा करते हैं, यानी एक अकेला जो होता है वो पर्याप्त नहीं होता, इसलिए दोनों प्रकार के सिस्टम हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के संतुलन होते हैं, बैलेंस है बॉडी का, उसको बनाए रखने के लिए मिलकर के काम करते हैं। तो इन दोनों के मिलने से भी एक सिस्टम बनता है जिसको हम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के रूप में भी स्टडी करते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम यानी कुछ जो होगा क्रियाएं हैं उनको हमारा ब्रेन कंट्रोल करेगा और कुछ जो क्रियाएं हमारा उनको हार्मोन्स या एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो रेगुलेट करेगा या नियंत्रित करेगा। तो चलिए अब इस टॉपिक में कुछ तथ्यात्मक बातें भी हैं जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसी सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की, एंडोक्राइनोलॉजी। क्या है? एंडोक्राइनोलॉजी। तो एक ऐसा प्रश्न बनता है कि भाई एंडोक्राइनोलॉजी क्या है या इसमें हम किस चीज की स्टडी करेंगे। तो एंडोक्राइनोलॉजी यानी एक ऐसी शाखा है विज्ञान की जिसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, किसकी? एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं इनके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसको हम हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वो किस प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की संरचना, इनकी कार्य की किस प्रकार की होती है, ये हम विज्ञान की जो शाखा में अध्ययन करते हैं वो शाखा क्या कहलाती है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है।
अब इस एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा ही क्या होता है, हार्मोन्स जो होते हैं उसका सीक्रेशन होता है, यानी इन एंडोक्राइन ग्लैंड से ही क्या होते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। एक ऐसा भी प्रश्न बनेगा वो आपके लिए आगे चलकर देखें कि हार्मोन्स का सीक्रेशन कहाँ से होता है शरीर में। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका जो सीक्रेशन होता है उसी को हम हार्मोन्स कहते हैं। तो इस सिस्टम के अंतर्गत जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे आज, हार्मोन्स के बारे में, यानी कि जो हार्मोन है वो क्या है, इनके क्या कार्य होते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इनके कौन कौन से होते हैं और ये किस प्रकार के होते हैं नेचर में, यानी इनकी जो प्रकृति है वो किस तरीके की होती है, और हमारा जो शरीर है, जो मानव शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले एक शब्द आता है जैसा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड, ऐसी ग्रंथियां होंगी जो क्या करती हैं, हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं। अब इससे पहले हम इसको और आगे बढ़ें, स्टडी करें, सबसे पहले हम यहाँ पर इन ग्लैंड्स के बारे में और भी कुछ बातें आवश्यक हैं जानने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो ग्लैंड है या जो ग्रंथि होती है, किस चीज को हम ग्रंथि कहेंगे। तो ऐसी कोई भी कोशिका या ऊतक यानी टिश्यू या अंग यानी कि ऑर्गन, जिसका नेचर कैसा होता है, सीक्रेटरी होता है, यानी जो कुछ स्रावित करते हैं। तो ऐसी उस कोशिका को, ऊतक को या अंग को हम क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। अब ये ग्रंथियां भी अपने पदार्थ को किस तरीके से सीक्रेट कर रही हैं, निकाल रही हैं, इस आधार पर भी क्या है, इनको डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, इनको बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो हम उसको भी देखें भाई, ये ग्रंथियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो सामान्यतः इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहली वाली जो ग्लैंड्स होती हैं वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। कौन सी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और इसके बाद ये मिक्स्ड ग्लैंड। ये 3 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में हम स्टडी करेंगे अभी इसमें। ठीक है, तो इसको हम थोड़ी देर बाद स्टडी करते हैं। अभी हम सबसे पहले ये देखें कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनका जो सीक्रेशन होता है, जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं, इस हार्मोन्स के बारे में एक सामान्य जानकारी सबसे पहले हमको पढ़ना आवश्यक है कि इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो पदार्थ सीक्रेट होता है उसको हम हार्मोन्स कहते हैं। और ये जो हार्मोन शब्द होता है इसका सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया, यानी हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया, एक ऐसा प्रश्न बनता है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो एक वैज्ञानिक थे भाई स्टर्लिंग, क्या नाम था उनका, स्टर्लिंग। स्टर्लिंग के द्वारा सबसे पहले हार्मोन जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया, और जो सबसे पहला पूजा जाने वाला हार्मोन था वो था सीक्रेटिन। उस हार्मोन का नाम क्या था, सीक्रेटिन। ये सबसे पहला पूजा जाने वाला हार्मोन था। इसके बाद यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है भाई, तथ्य बनता है, फैक्ट ये पूछा भी जाता है अक्सर कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसको माना जाता है। अभी हमने पढ़ा कि एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टडी करते हैं, उनकी जो एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उस ब्रांच का फादर किसको माना जाता है, तो एक वैज्ञानिक है, यानी जो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है वो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसको माना जाता है, तो वो है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन, तो ये आपको याद रखना है। थॉमस एडिसन को विशेष रूप से इनको फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी माना जाता है। जैसे कि अलग अलग ब्रांचेज होती है, फादर ऑफ जूलॉजी किसको मानते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको मानते हैं, जैसे कि अरस्तु है फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी माने जाते हैं, वैसे ही जो थॉमस एडिसन होते हैं ये फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी इनको माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड से होने वाली जो एक बीमारी जिसको एडिसन रोग कहते हैं, आगे चलकर उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि एड्रिनल जो ग्लैंड्स होता है उससे संबंधित होती है, उसका अध्ययन सबसे पहले इन्होंने ही किया था, उसके बारे में जानकारी इन्होंने ही दी थी, इसलिए इनको इसका फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी माना जाता है, थॉमस एडिसन को। इसके बाद अगर एक और फैक्ट को फिर से हम देखें
कि हार्मोन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो स्टर्लिंग के द्वारा। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि एक और वैज्ञानिक थे हक्सले। हक्सले के द्वारा जो हार्मोन्स हैं उनको केमिकल मैसेंजर नाम दिया। हक्सले ने इनको केमिकल मैसेंजर या रासायनिक संदेशवाहक क्या कहा था इन्होंने, रासायनिक संदेशवाहक। यानी कि हक्सले का कहना था, इनका मानना था कि भाई हार्मोन क्या है, रासायनिक संदेशवाहक है, यानी एक ये संदेश को ले जाने वाले होते हैं कि इस प्रकार के ये रसायन हैं या केमिकल्स हैं। तो ये पूछा जाता है कि भाई केमिकल मैसेंजर जो शब्द है वो किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो वो हक्सले के द्वारा प्रयोग किया गया था। ये फैक्ट भी हमको प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से यहाँ याद रखना है भाई, अक्सर ये प्रश्न पूछा भी जाता है। इसके बाद एक दो वैज्ञानिक और आते हैं, वेलेस और स्टर्लिंग। वेलेस और स्टर्लिंग, तो जो वेलेस और स्टर्लिंग हैं, इस वेलेस और स्टर्लिंग ने हार्मोन्स की आधुनिक परिभाषा दी। किसकी परिभाषा दी, आधुनिक परिभाषा हार्मोन्स की, कि हार्मोन्स क्या है। अगर ऐसा पूछा जाता है कि भाई हार्मोन्स की आधुनिक परिभाषा किसके द्वारा दी गई, तो वेलेस और स्टर्लिंग के द्वारा। तो इन्होंने इनको क्या माना है, यानी कि अगर हम देखें हार्मोन्स को, तो हार्मोन्स क्या है, यह कार्बनिक यौगिक है। क्या है, एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो रक्त के माध्यम से या ब्लड के माध्यम से कहां तक पहुंचते हैं, अपनी जो इनकी टारगेट सेल्स होती है वहां तक पहुंचते हैं, यानी कि जो इनकी लक्ष्य कोशिका होती है वहां तक पहुंचते हैं, और उसके बाद इनका जो भी प्रभाव होता है वो उस प्रभाव को पैदा करते हैं। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करें इस ग्लैंड को, इसके बाद फिर से हार्मोन के जो भी मूलभूत विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हम सबसे पहले ये एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को देख रहे हैं। ऐसी ग्रंथियां ये क्या करती हैं, अपना जो स्राव होता है, यानी इनका जो पदार्थ होता है उस पदार्थ को क्या करती हैं, ये नलिका के माध्यम से, यानी इस डक्ट के माध्यम से क्या करती हैं, बाहर लाने का काम करती हैं या मुक्त करती हैं। तो ऐसी ग्रंथियां जिनमें क्या पाई जाती हैं, नलिकाएं पाई जाती हैं, डक्ट्स पाई जाती हैं, और वो उस डक्ट के माध्यम से अपने पदार्थ को क्या करती है, यथा स्थान पर जहां भी उनको भेजना होता है वहां तक भेजने का काम करती हैं। ऐसी ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल को अगर हम देख लो, उदाहरण है इसके, यानी हमारे शरीर में कौन कौन सी ऐसी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना है प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि लार ग्रंथि, कौन सी, लार ग्रंथियां हैं, 3 पेयर्स होती हैं। यानी अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का जो मुख गुहा है, ओरल कैविटी जो होती है, यानी मुंह के अंदर क्या होता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं, सैलाइवा या लार का सीक्रेशन करती हैं, लार निकालती हैं। और इस लार के अंदर आपने देखा होगा कुछ एंजाइम्स होते हैं। इनमें एक एंजाइम्स होता है टाइलिन, या जिसको हम सैलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। और ये टाइलिन या सैलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को किस में बदल देता है, ये टाइलिन माल्टोज, माल्टोज में बदलने का काम करता है। तो ये प्रश्न काफी पूछा जाता है कि भाई जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से प्रारंभ होता है कि आमाशय से प्रारंभ होता है कि इंटेस्टाइन से प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। और सबसे पहले यहाँ किसका पाचन स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि जो स्टार्च होता है, ये स्टार्च क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसके अंदर ये भी होगा स्टार्च। तो ये टाइलिन एंजाइम इसको माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। दूसरे प्रकार की ग्लैंड्स को अगर हम डिस्कस करें, लार ग्रंथियों के अलावा और भी इनके एग्जांपल्स हैं। तो जो महिलाओं में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो मेमरी ग्लैंड्स हैं, वो मेमरी ग्लैंड्स भी कैसी हैं, एक्सोक्राइन नेचर की होती है।
मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं, जो स्वेट ग्लैंड होती हैं, पसीने की ग्रंथि जिसको अपन कह रहे हैं श्वेत, यानी जिनसे पसीना सीक्रेट होता है, पसीना निकलता है, वो भी क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जांपल है। इसके साथ साथ एक और अगर देखें मनुष्य की स्किन में जो सीबेसियस ग्लैंड पाई जाती हैं, इनसे क्या निकलता है, एक ऑयल निकलता है, यानी ये हमारी त्वचा जो होती है उसको नम और चिकना बनाए रखने का काम करता है। इनका जो सीक्रेशन होता है, जो सीबम ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड होती हैं, उनका सीक्रेशन। तो ये कुछ एग्जांपल हैं। सैलाइवरी ग्लैंड कैसी होती हैं, एक्सोक्राइन नेचर की होती हैं। जो स्तन ग्रंथियां हैं महिलाओं की, वो भी इसी नेचर की होती हैं। जो स्किन में पाई जाने वाली स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड, यानी पसीने की जो ग्रंथियां होती हैं, और जो सीबेसियस ग्लैंड हैं जिनसे हमारी त्वचा नम एवं मुलायम बनी रहती है, वो सब नेचर में कैसी होती हैं, एक्सोक्राइन नेचर की होती है। अब हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, इनमें क्या अंतर है, ये अपने पदार्थ को किस तरीके से सीक्रेट करने का काम करती हैं, कैसे निकालती हैं। अब क्योंकि एक्सोक्राइन के पास तो क्या था, इनके पास तो डक्ट है, उस डक्ट के माध्यम से उसको भेजने का काम कर रही हैं। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये डक्टलेस होती हैं। कैसी होती हैं, डक्टलेस होंगी, यानी नलिका विहीन होती हैं। इनके पास किसी प्रकार की नलिका नहीं पाई जाती है। तो ये अपना जो सीक्रेशन होता है, जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं, उसे डायरेक्ट क्या करती हैं, ब्लड में रिलीज करती है, ब्लड में छोड़ देती हैं, और ब्लड के माध्यम से फिर वो कहाँ पहुंचता है, हार्मोन्स अपनी जो इनकी टारगेट सेल्स होती है उस टारगेट सेल्स तक जाकर के पहुंच जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये क्या है, ये ब्लड वेसल है। क्या है, ब्लड वेसल है, यानी कि रक्तवाहिका है। इस रक्तवाहिका के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ब्लड, ये ब्लड का फ्लो होगा। और हम मान के चले ये क्या है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब इनका जो सीक्रेटरी मटेरियल होता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हार्मोन्स, तो अब ये इसको क्या करेंगे, सीधे ब्लड में रिलीज कर देंगे। तो ये जो हार्मोन्स है ये ब्लड के माध्यम से कहाँ जाएगा, सीधे इनके जो टारगेट सेल्स होगी, मान के चले ये टारगेट सेल्स है, तो ये ब्लड के माध्यम से हार्मोन्स कहाँ पहुंचेगा, इस टारगेट सेल, यानी जिसको हम लक्ष्य कोशिका कह रहे हैं, ये टारगेट सेल तक पहुंच जाएगा। अब इस टारगेट सेल पर पहुंचने के बाद ये कैसे पहचानेगी कोशिका इसको, तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो टारगेट सेल्स होती हैं, इन पर कुछ, इन हार्मोन्स को पहचानने के लिए कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, यानी कुछ ग्राही पाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार के संवेदी रचनाएं होती हैं जो इन हार्मोन्स को क्या करेंगी, ग्रहण करने का काम करती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर, यानी यहाँ पर कुछ ग्राही होंगे। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स को पहचानने के लिए अलग अलग जगह पर स्थित होते हैं। यानी कि जो हार्मोन्स कैसे होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। उन हार्मोन्स के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, टारगेट सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। यानी सेल के बाहर जो आवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। तो इसका जो रिसेप्टर होगा वो कहाँ पर होगा, इस मेम्ब्रेन की बाहरी सरफेस पर होगा। जैसे कि ये मान के चलो ये एक हार्मोन है और ये इस ब्लड के माध्यम से आएगा, आकर चल करके, तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, फिट हो जाएगा इसमें। यानी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर है वो कौन से हार्मोन्स के लिए होगा, जो प्रोटीन युक्त हार्मोन्स होते हैं। उस प्रोटीन युक्त हार्मोन्स के रिसेप्टर कहां पर पाए जाएंगे, प्लाज्मा झिल्ली पर। और जो हार्मोन्स कैसे होते हैं, स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। यानी इन हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहां पर होते हैं, या तो सेल के अंदर न्यूक्लियस जो नाभिक होता है, केंद्रक होता है, उस पर होंगे, या फिर ये कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इसमें होंगे। यानी कहने का मतलब है कि ये जो होता है सेल मेम्ब्रेन को भेद करके अंदर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर इनके रिसेप्टर्स होते हैं और आगे चल करके फिर उस हिसाब से ये क्या करते हैं, आगे रेस्पॉन्स करते हैं। तो वो जो पूरी प्रक्रिया है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हम आगे किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यहाँ उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आपको केवल इतनी बात याद रखनी है
कि ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ब्लड के माध्यम से कहाँ पहुंचेंगे, अपनी टारगेट सेल्स पर पहुंचते हैं। और टारगेट सेल्स पर क्या होता है, जो मेम्ब्रेन है टारगेट सेल्स की, तो प्रोटीन युक्त जो हॉर्मोन्स होते हैं उसके रिसेप्टर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होते हैं। और जो स्टेरॉइड यानी जो वसा से बने हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, वो उन हॉर्मोन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाएंगे, या तो कोशिका द्रव्य में होंगे टारगेट सेल के, या फिर वो उसके न्यूक्लियस में होंगे। आई होप ये दो बातें आपको क्लियर हुई होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं देन थर्ड, मिश्रित प्रकार की जो ग्रंथि है। तो ऐसी ग्रंथि जो एक्सोक्राइन का भी काम करती है और एंडोक्राइन का भी काम करती है, नाम से ही स्पष्ट है भाई कि मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है तो क्या काम होगा, यानी उसका कुछ जो भाग होता है वो नेचर में कैसा होता है, एक्सोक्राइन होगा, और कुछ कैसा होगा, एंडोक्राइन होगा। तो ज्यादातर जो भाग होता है ऐसी ग्रंथियों का वो कैसा होता है, एक्सोक्राइन नेचर का होता है। जैसे अगर इसका हम एग्जांपल देखें, उदाहरण देखें, अग्नाशय, या जिसको हम पैनक्रियाज भी कहते हैं। तो ये जो पैनक्रियाज होता है वो कैसा है, मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है ये हमारे शरीर की। और कहां पर स्थित होती है, जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी वाला जो भाग है, उदर गुहा वाला जो भाग होता है, तो वहां पर जो छोटी आंत वाला जो भाग होता है ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम की जो कैविटी होती है वहां पर ये लोकेट होती है। आगे इसको डिस्कस करेंगे हम। और इससे बहुत ही प्रसिद्ध हार्मोन निकलता है, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा भाई, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन या ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन यानी कि अग्नाशय से क्या निकलते हैं, तीन हार्मोन्स निकलते हैं। इंसुलिन निकलता है, तो इंसुलिन इसमें एक सेल्स होती हैं बीटा सेल्स, कहां से निकलता है, बीटा कोशिकाओं से। ग्लूकेगॉन अल्फा कोशिकाओं से निकलता है। और जो सोमेटोस्टेटिन होता है वो डेल्टा जो सेल्स होती हैं उनसे सीक्रेट होता है। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे अलग से जो पैनक्रियाज को स्टडी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर होंगी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो कैसी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसी होती है, और जो मिश्रित प्रकार की ग्रंथियां हैं वो कैसी होती हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं भाई हमारे शरीर में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं और वो कौन कौन से हार्मोन्स निकालती हैं। तो सबसे पहले हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लोकेशन को डिस्कस करते हैं। तो आप सबसे पहले आपने देखा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी हमारे शरीर में जो ब्रेन वाला पार्ट होता है, जो मस्तिष्क वाला भाग होता है, उस मस्तिष्क में भी हम जानते हैं कि मनुष्य का जो ब्रेन है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड रहता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो जो अग्र मस्तिष्क वाला भाग होता है, कौन सा पार्ट, जो फोर ब्रेन वाला भाग होता है, जो अग्र मस्तिष्क वाला भाग है, इस अग्र मस्तिष्क वाले भाग में ही ये ग्रंथि स्थित होती है। पहली बात तो ये याद रखना है। अगर प्रश्न बहुत ही सरल बनता है कि भाई ब्रेन के किस पार्ट में, फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में या हाइंड ब्रेन में, तो ये फोर ब्रेन में। अब अगर और थोड़ा सा कठिन होता है तो फोर ब्रेन में कहां पर होती है, तो जो फोर ब्रेन होता है उसमें ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है। हाइपोथैलेमस के नीचे, ठीक है, ब्रेन में एक हड्डी होती है हमारे में, स्फीनोइड हड्डी, यानी जो क्रेनियम होता है उसकी हड्डी है स्फीनोइड हड्डी। कौन सी हड्डी, स्फीनोइड हड्डी या स्फीनोइड बोन जिसको अपन कह रहे हैं। तो ये जो स्फीनोइड हड्डी होती है, इस हड्डी में एक गड्ढा होता है जिसका नाम होता है सेला टर्सिका, सेला टर्सिका, सेला टर्सिका। तो अग्र मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्फीनोइड हड्डी में सेला टर्सिका गड्ढा जो होता है उसमें ये एक मटर के दाने की जैसी ग्रंथि पाई जाती है। ये जो आपको दिखाई दे रही है हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस है ब्रेन का, और इसके नीचे ये मटर के दाने की जैसी जो ग्रंथि है इसको हम क्या कह रहे हैं, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड कह रहे हैं। इसको पहले मास्टर ग्लैंड भी माना जाता था। क्यों मानते थे कि भैया बात दूसरी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उन पर इसका कंट्रोल होता है, यानी अपने हार्मोन्स के माध्यम से क्या करती है, दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है उसको रेगुलेट करती है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की, बाद में पता चला कि ये स्वयं किसके रेगुलेशन या कंट्रोल में काम करती है, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में काम करती है। यानी
पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है। तो पहले ऐसा मानते थे कि ये मास्टर ग्लैंड है, लेकिन आज हम मानते हैं कि ये स्वयं किसके नियंत्रण में काम करती है? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल या रेगुलेशन में काम करती है। इसके बाद हम दूसरी ग्लैंड को देखें, वो है पीनियल ग्लैंड। इसको थर्ड आई भी कहते हैं, पीनियल ग्लैंड होता है या पीनियल बॉडी भी इसको कहा जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित होती है? दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, हमारा जो ब्रेन होता है, तो ब्रेन का जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर वाला पार्ट होता है, तो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में होती है। ये थर्ड वेंट्रिकल जो होता है ब्रेन में, थर्ड वेंट्रिकल के पास में। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? ब्रेन की गुहाएं होती हैं, उनको हम वेंट्रिकल्स के रूप में जानते हैं। बाकी डिटेल डिस्कस हम इसको अलग से जब पीनियल पढ़ेंगे वहां करेंगे। इसके बाद हम ब्रेन से थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो जो हमारा गर्दन वाला भाग होता है, नेक रीजन जो होता है यहाँ पर, तो इस गर्दन वाले भाग में एक एच आकार की ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या कहा जाता है उसको? थायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो जो लैरिंक्स वाला भाग होता है, जो कंठ वाला भाग होता है, और जो श्वास नली का भाग जिसको ट्रेकिया कहते हैं, यानी ये लैरिंक्स वाला पार्ट हो गया और ये ट्रेकिया वाला पार्ट है। ये क्या है? ट्रेकिया, श्वास नलिका जिसको हम कहते हैं, और ये लैरिंक्स वाला पार्ट हो गया। तो लैरिंक्स और ट्रेकिया का जो जंक्शन होता है, जहां पर ये दोनों मिलते हैं, वहां पर एक एच आकार की गुलाबी रंग की ग्रंथि पाई जाती है, और ये बाइलोब्ड होती है, यानी कि दो लोब से मिलकर बनी होती है, जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और इससे आपने देखा होगा दो फेमस हार्मोन होते हैं, T3, T4, यानी कि जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसका सीक्रेशन कहां से होगा? इस थायराइड ग्लैंड से होगा। और ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, और जो सबसे छोटी है वो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ये दो बातें भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम और आगे बढ़ें, तो ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, इसकी जो डोर्सल सरफेस होती है, ऊपरी जो सतह होती है, उस पर 4 और ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये आपको जो 4 पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, जिसको हम क्या कह रहे हैं? पैराथायरॉइड। यानी जो थायराइड ग्रंथि होती है, उस थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह पर जो डोर्सल सरफेस होती है, उस पर भी 4 ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनको हम क्या कहेंगे? पैराथायरॉइड कहते हैं। ये क्या कहलाएंगी? पैराथायरॉइड कहलाएंगे। तो ये पैराथायरॉइड ग्लैंड, तो थायराइड की डोर्सल सरफेस पर। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, तो आगे चलकर एक और ग्लैंड होती है थाइमस, यानी जो बच्च गुहा है, थोरेसिक कैविटी होती है। थोरेसिक कैविटी में दोनों फेफड़ों के बीच में, हृदय के ठीक सामने, एक और 2 पालियों से बनी हुई ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम थाइमस ग्लैंड कहते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है व्यक्ति की, ये धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है, और ये बच्चों में जो इम्यून सिस्टम होता है उसके विकास से इसका संबंध होता है। थाइमोसिन जो हार्मोन्स होता है वो इसके द्वारा सीक्रेट होता है, वो निकालती है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, तो ये पैंक्रियाज आपको दिखाई दे रहा है। तो ये किस प्रकार की ग्रंथि है? ये मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। कहाँ पर स्थित होती है? हमारे शरीर में जो छोटी आंत होती है, जैसे अगर इसको हम यहाँ पर देखें, ये स्टमक वाला पार्ट है, आमाशय वाला, और इसके बाद ये हम देख रहे हैं कि ये आंत वाला भाग। थोड़ी देर के लिए अपन इसका अधूरा छोड़ रहे हैं। तो ये आमाशय या स्टमक वाला पार्ट होगा, और इसके बाद यहाँ से ये इंटेस्टाइन वाला भाग शुरू हो जाता है। आंत वाला जो भाग होता है वो शुरू हो जाता है। तो इस इंटेस्टाइन को हम जानते हैं, ह्यूमन की इंटेस्टाइन 2 भागों में बढ़ती है, अग्रभाग, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो ये छोटी जो आंत होती है, छोटी आंत का जो अग्रभाग होता है, ये यू आकार का भाग होता है, इसमें एक पत्ती के जैसी ग्लैंड पाई जाती है, जिसको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये जो अग्रभाग होता है छोटी आंत का, उस अग्रभाग को हम क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। उसे ड्यूडेनम कहते हैं। तो इसकी लोकेशन शरीर में कहाँ होती है? पैनक्रियाज की छोटी आंत के अग्रभाग में, ड्यूडेनम में ये स्थित होता है। और इससे हमने ये देख ही चुके हैं, ये क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन करता है, ग्लूकागोन इससे सीक्रेट होता है, और सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन होता है वो भी इसके द्वारा सीक्रेट होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो जो किडनी होती है, यानी उदर गुहा में जो किडनी है मनुष्य में, जो दोनों किडनी पर एक एक ऊपरी सिरे पर
जो किडनी का जो ऊपरी सिरा होता है उस पर टोपी के समान दो ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि एक जोड़ी होती है, वन पेयर होती है ये, जिसको हम क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड या एड्रीनल ग्रंथि। इसका एक और नाम है, इसे हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, सुप्रा रीनल ग्लैंड के रूप में भी जानते हैं। तो ये दो बातें भी आपको याद रखनी है, यानी कि दोनों किडनी पर एक एक होगा, तो एक जोड़ी होंगे ये। इसके बाद हम और आगे बढ़े, तो जो महिलाएं होती हैं, यानी कुछ हार्मोन्स जो होते हैं उनका सीक्रेशन कहां से होता है, गोनड्स से भी होता है। यानी जो जनन होते हैं, तो ये ओवरी या अंडाशय है। ये एक ही डायग्राम में हमें देख रहे हैं सारी चीजों को। तो ये ओवरी या अंडाशय होते हैं, इनसे भी कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और ये पुरुष गोनड होते हैं, मेल गोनड, जिसको हम क्या कहेंगे, टेस्टिस बोलते हैं या वृषण हिंदी में। तो इनसे भी कुछ हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो अंडाशय होता है महिलाओं में, दो ओवरी होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड में, यानी कि उदर गुहा में। और इससे क्या क्या निकलते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन होता है, और रिलैक्सिन। ये हार्मोन जो होते हैं कहां से निकलते हैं, अंडाशय जो होता है वहां से इसका सीक्रेशन होता है। और ये महिलाओं में कई प्रकार के जो लक्षण होते हैं उसको नियंत्रित करते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पुरुषों में जो टेस्टिस होता है, इससे जैसे आपने पढ़ा होगा, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। तो ये पुरुषों के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनको निर्धारित करने का काम इसका होता है। और वो लक्षण कौन कौन से हैं, जैसे देखा होगा, पुरुषों की जो आवाज होती है वो भारी होती है। यानी अगर हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी डिस्कस कर लें कि मेल और फीमेल दोनों के कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं। यानी ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनके अलावा कुछ दूसरी भी संरचनाएं हैं जो भी हार्मोन सीक्रेट कर रही हैं। तो उसी में जैसे हम ये गोनड्स को देख रहे हैं, गोनड्स या जिसको हिंदी में हम जनन कहते हैं। जनन या गोनड से आशय क्या है, यानी शरीर के वे अंग जिनमें क्या होता है, गैमेट का निर्माण होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, वो हम क्या कहलाते हैं, गोनड्स कहलाते हैं। और ये गोनड्स दो प्रकार के होते हैं भाई, एक मेल गोनड और दूसरा है फीमेल गोनड। तो जो फीमेल गोनड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं या ओवरी कहते हैं। और जो मेल गोनड है उसको हम वृषण या टेस्टिस कहते हैं। तो इनसे भी ये हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, सेक्स हार्मोन एक तरीके से इनसे सीक्रेट हो रहे हैं। तो ये कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी के अंदर जो लोकेट होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं उसका क्या करते हैं, ये सीक्रेशन करती हैं। इसके बाद कुछ दूसरी भी संरचनाएं होती हैं, अदर एंडोक्राइन स्ट्रक्चर भी जिसको हम कहते हैं, उनके द्वारा भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, हम उसको भी देख लें। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन कौन सी हैं। तो जो स्किन है, ये अदर एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, अदर एंडोक्राइन स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें स्किन यानी जो त्वचा है, इससे भी हार्मोन्स निकलते हैं। जो किडनी है, यह भी हार्मोन्स निकालती है। और जो गोनड्स हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया है, जनन, ये भी हार्मोन सीक्रेट करते हैं। जो प्लेसेंटा है, जो गर्भाशय और भ्रूण दोनों के बीच का एक कनेक्शन होता है, वो प्लेसेंटा भी हार्मोन सीक्रेट करता है। और इसके बाद जो आमाशय और आंत वाले भाग से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, यानी कि जो GIT, संक्षेप में इसको हम क्या कह रहे हैं, तो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, GIT है, इस भाग से भी क्या होते हैं, कुछ हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। और वो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, इसको आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ तक ये सारी बातें जो है वो क्लियर होंगी। इसके बाद हमारा अगला जो पार्ट है इसमें, वो है हार्मोन्स के नेचर पर, यानी इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि भाई हार्मोन्स जो होता है उसका नेचर कैसा होता है।
हार्मोन्स का जो नेचर है वो कैसा होता है। तो नेचर को डिस्कस करें भाई कि हार्मोन प्रकृति में कैसे होते हैं। कुछ हार्मोन्स होंगे जो कैसे होंगे, प्रोटीन नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं, यानी उनके प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। इसके एग्जांपल अगर अपन देखें तो यही कुछ एग्जांपल लिखे हैं, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन। ये कुछ एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे हैं। वैसोप्रेसिन, या इसको हम एडीएच भी कहते हैं। कहां से निकलता है ये वैसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन जो होता है, ये जो पीयूष ग्रंथि होती है उसकी जो पक्षपाली है न्यूरोहाइपोफाइसिस, वहां से इसका सीक्रेशन होता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी इसको कहते हैं। बाकी दूसरा हम देख रहे हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये बच्चे के जन्म में सहायक होता है। ये भी कहां से निकलता है, पीयूष ग्रंथि की जो पक्षपाली होती है, पीयूष ग्रंथि की। ये दोनों हार्मोन उसकी पक्षपाली से निकलते हैं। अग्रपाली से निकलता है एक और प्रोलैक्टिन, जिसको हम क्या कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस। तो आगे चलकर इसको हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि इसके जो दो बड़े पार्ट्स होते हैं जिसको एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, उसको भी हम जब अलग से पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो कहने का आशय यह है कि कुछ हार्मोन्स का नेचर कैसा होता है, प्रोटीन होता है, और कुछ हार्मोन्स कैसे होते हैं, अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड नेचर के भी होंगे। जैसे कि एग्जांपल होता है थायरॉक्सिन। क्या है, थायरॉक्सिन, या जिसको हम T4 भी कहते हैं। कहां से निकलता है, थायराइड ग्लैंड जो होती है उससे इसका सीक्रेशन होता है। ठीक है, तो ये टायरोसिन जो अमीनो अम्ल होता है, कौन सा अमीनो अम्ल होता है, टायरोसिन। तो ये टायरोसिन अमीनो अम्ल होता है, उसका व्युत्पन्न होता है, उससे इसका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है थायरोक्सिन का। कुछ हार्मोन कैसे होते हैं, स्टेरॉइड नेचर के भी होते हैं। कैसे होंगे, स्टेरॉइड नेचर के भी होते हैं। स्टेरॉइड यानी कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बने होते हैं। तो ये स्टेरॉइड नेचर वाले हार्मोन्स को भी एग्जांपल हम देख लें भाई कि कौन कौन से होते हैं। तो गोनड से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो हार्मोन्स कैसे होते हैं, स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, महिलाओं में जो अंडाशय से सीक्रेट होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है पुरुषों का, जो टेस्टिस से निकलता है, ये भी इसी प्रकार का है। और जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, इसमें दो भाग होते हैं इस एड्रिनल ग्लैंड में, एक बाहरी भाग कॉर्टेक्स, भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। यानी किडनी के ऊपर ये जो एड्रिनल ग्लैंड है कुछ इस तरीके की ये ग्लैंड है, और इसमें दो पार्ट हैं ये। तो ये जो आउटर पार्ट है इसका, ये इनर पार्ट है, इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो इस भाग से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, स्टेरॉइड नेचर के होते हैं वो हार्मोन्स। जैसे अगर उदाहरण हम देखें, इसका एग्जांपल देखें तो कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन हार्मोन होगा एक, कॉर्टिसोल, सॉरी कॉर्टिसोल कहां से सीक्रेट हो रहा है, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले भाग से निकलता है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, तो इनमें यानी जो स्टेरॉइड नेचर के होंगे उसमें ज्यादातर क्या होगा, ऑइड शब्द ये देख रहे हैं आप, ये होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल, और जो सेक्स हार्मोन है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये कैसे होते हैं, स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। तो ये तीन नेचर हमने इसको डिस्कस किया कि कुछ हार्मोन प्रोटीन से मिलकर बने होंगे, और कुछ हार्मोन्स जो होंगे अमीनो एसिड से मिलकर बने होंगे, और कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। तो इसके बाद बात आती है हार्मोन्स की विशेषताओं पर। हार्मोन्स की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स और हार्मोन के कार्य, तो ये हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करते हैं इसके बाद, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होगा। तो इसे हम कल जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, अगला जो लेक्चर होगा हार्मोन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स,
फीचर और हार्मोन्स का फंक्शन, यानी कि हार्मोन काम क्या करते हैं। उसके बाद हम पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसको एक एक करके हम इस ग्लैंड को डिस्कस करेंगे, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो लगभग हमारे ये 12 से 15 वीडियो इस हार्मोन्स या एंडोक्राइन सिस्टम जो है उस पर आधारित होंगे। उम्मीद है ये सारे लेक्चर्स आपकी तैयारी में काफी सहायक होंगे। अब आपको एक जो काम करना है कि आपको क्या करना है, अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं दोस्तों, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को इसको शेयर भी करना है। और आप चाहते हैं कि ये सारे वीडियोस की सूचना हम तक मिलती रहे, तो आपको क्या करना है, जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना है, जिससे सभी वीडियो की सूचना आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो अब मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल फिर एक नए लेक्चर के साथ इसका जो बाकी शेष जो भाग होता है उसके साथ फिर से हाजिर होते हैं। तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।